तो दोस्तों, केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सेकंड चैप्टर का नाम है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड फ्यूचर के बारे में अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की, यानी कि जैविक खेती। जैविक खेती तो दोस्तों, शब्द से ही पता चल रहा है, जैविक खेती यानी कि जीवों के सहारे की जाने वाली खेती या कृषि। दोस्तों, इस प्रकार की खेती में क्या करते हैं अपन, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज किए बिना जीवों तथा ऑर्गेनिक मैन्यूर्स का यूज करके अपन प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। ये पूर्णतः दोस्तों जीवों पर या कार्बनिक पदार्थों पर आधारित होती है। दोस्तों, हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला है, जंतु नाम है जीवनम कृषि किसके द्वारा बताया गया? तो दोस्तों, यह ऋषि पाराशर के द्वारा बताया गया था। जंतु नाम है जीवनम कृषि का अर्थ होता है दोस्तों कृषि का आधार भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। क्या है दोस्तों? कृषि का आधार भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आया दोस्तों, आधुनिक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों, आधुनिक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम अल्बर्ट हावर्ड, किसके द्वारा दोस्तों? अल्बर्ट हावर्ड के द्वारा 1930 के दशक में दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? अल्बर्ट हावर्ड द्वारा 1930 के दशक में दिया गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबॉर्न के द्वारा सन 1940 में, किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबॉर्न के द्वारा सन 1940 में उनकी पुस्तक कौन सी, लुक टू द लैंड, कौन सी दोस्तों? लुक टू द लैंड में किया गया। दोस्तों, लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबॉर्न के द्वारा सन 1940 में एक पुस्तक जिसका नाम है लुक टू द लैंड नामक पुस्तक को प्रकाशित किया गया और इसमें सर्वप्रथम ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का यूज किया गया। दोस्तों, अगला है, बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, बायोडायनेमिक खेती की जो विचारधारा है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, रुडोल्फ स्टेनर के द्वारा सन 1924 में क्या किया गया? बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। दोस्तों, इन वन लाइनर क्वेश्चन से जेट, आईसीआर, बीएचयू तथा जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के बारे में अपन अब बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, साइलेंट स्प्रिंग नामक, क्या दोस्तों? साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं आर कार्सन। कौन दोस्तों? आर कार्सन, 1963। यानी कि दोस्तों, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक सन 1963 में आर कार्सन के द्वारा लिखी गई। दोस्तों, इस पुस्तक में जीवनाशी रसायनों
दोस्तों इस पुस्तक में जीवनाशी रसायनों के क्या परिणाम उजागर हुए? जीवनाशी रसायनों के परिणाम उजागर हुए। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन बनेगा साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो दोस्तों उसका आंसर होगा आर कार्सन। दूसरा क्वेश्चन बनता है साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किस सन में लिखी गई? तो दोस्तों उसका आंसर होगा हमारा 1963। तो तीसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों, किस पुस्तक में जीवनाशी रसायनों के परिणाम उजागर हुए? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा हमारा साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके? खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम ने वर्ष 2014 को क्या किया गया दोस्तों? मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया है। दोस्तों अपन 12th की पुस्तक के बारे में बात करते हैं ना, तो वर्ष 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? रोम भारत खाद्य एवं कृषि संगठन रोम के द्वारा। दोस्तों ये इसमें मिसप्रिंटिंग है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपन को वर्ष 2014 करना है, क्योंकि पुस्तक में वर्ष 2014 दे रखा है। वरना जो कॉम्पिटिटिव पुस्तक हैं उनमें दोस्तों वर्ष 2015 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2015-16 में। कब हुई दोस्तों? 2015-16 में। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? जैविक खेती के सिद्धांत के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या दोस्तों? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अपन अब बात करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रिंसिपल आता है स्वास्थ्य का सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? स्वास्थ्य का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत। निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत। और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों सेवा का सिद्धांत। तो दोस्तों हम इन चारों सिद्धांतों की क्या करेंगे? डिटेल से स्टडी करेंगे। देखते हैं दोस्तों पहला स्वास्थ्य का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों स्वास्थ्य के सिद्धांत के अंतर्गत मृदा, पादप यानी कि क्रॉप्स, पशु और मानव के स्वास्थ्य को लगातार क्या बनाए रखना है? अपन को अच्छा बनाए रखना है। तो दोस्तों यदि हमारी सॉइल्स का, दोस्तों ये क्या है? हमारी मृदा है। यदि हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा है, यदि हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा है तो दोस्तों उसमें ग्रो होने वाले प्लांट्स या फिर क्रॉप्स का भी स्वास्थ्य क्या होगा? निश्चित ही अच्छा होगा। और दोस्तों यदि क्रॉप्स का सेवन या फिर प्लांट्स का सेवन मानव या फिर जानवर करेंगे तो अच्छी क्रॉप्स या अच्छे स्वास्थ्य वाले क्रॉप्स का सेवन करने से दोस्तों निश्चित ही मानव और जानवरों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। यानी कि सबसे पहली बात है दोस्तों हमारी सॉइल का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो उससे जुड़े हुए लगातार क्या होगा? सॉइल का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो प्लांट्स का स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्लांट्स का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका सेवन करने वाले जो एनिमल्स होंगे और ह्यूमन होगा उनका भी स्वास्थ्य क्या होगा दोस्तों? अच्छा ही होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम किसके बारे में? पारिस्थितिकी के सिद्धांत के बारे में। पारिस्थितिकी के सिद्धांत के बारे में दोस्तों जैविक खेती, पारिस्थितिकी और सजीव चक्रों, दोस्तों जैविक खेती
क्या होनी चाहिए? पारिस्थितिक और सजीव पद्धतियों और चक्रों के पर आधारित होनी चाहिए। दोस्तों इससे अपन समझ सकते हैं कि जैविक खेती क्या होनी चाहिए? पारिस्थितिकी और सजीवों के चक्र, सजीवों की लाइफ साइकिल के ऊपर आधारित होनी चाहिए। दोस्तों इसमें क्या करेंगे अपन? पारिस्थितिकी को बनाए रखेंगे। दोस्तों पारिस्थितिकी को बनाए रखेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता के सिद्धांत की यदि अपन बात करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होगा? जैविक खेती, क्या दोस्तों? जैविक खेती पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट और उसमें उपस्थित सभी सजीवों या जीवों के पारस्परिक संबंधों के सुदृढ़ करने पर क्या देती है? बल देती है या फिर जोर देती है। दोस्तों जिससे कि किसी भी जीव के साथ अन्याय न हो सके, किसी भी जीव के साथ दोस्तों क्या न हो सके? अन्याय न हो सके, साथ ही उसका अत्यधिक दोहन भी न हो। दोस्तों निष्पक्षता और न्याय संगतता का सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उसमें एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले सभी सजीवों के सभी सजीवों के ऊपर क्या देती है दोस्तों? दृढ़ता से क्या करेगी दोस्तों? दृढ़ता से पारस्परिक संबंधों पर जोर देगी, जिससे कि किसी भी जीव के साथ अन्याय ना हो सके, किसी भी जीव के साथ अन्याय ना हो सके और अत्यधिक मात्रा में या अति दोहन किसी भी जीव का ना हो सके। इसके बाद आता है दोस्तों क्या आता है? सेवा का सिद्धांत। तो इसमें क्या होगा? जैविक खेती को एक जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। जैविक खेती को क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? एक जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य हितों की अवहेलना न हो सके और साथ ही पर्यावरण स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव ना हो या ना पड़े। दोस्तों जो भावी पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव या बुरा प्रभाव ना पड़े और पर्यावरण के ऊपर स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक जिम्मेदारी के साथ किया जाना जरूरी होता है, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों? इसके बारे में आप बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। दोस्तों किसके बारे में बात करेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला आता है भूमि की उर्वरकता शक्ति में टिकाऊपन। भूमि की उर्वरकता शक्ति में दोस्तों टिकाऊपन, पशुधन में बढ़ोतरी। दूसरा आता है दोस्तों क्या? हमारा पशुधन में बढ़ोतरी। तीसरा आता है बाह्य आदानों की लागत में कमी। दोस्तों बाह्य आदानों की लागत में कमी। चौथा आता है वातावरण की शुद्धता, एनवायरमेंटल प्योरिटी। इसके बाद आता है दोस्तों मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। 5वें नंबर पर क्या आ रहा है दोस्तों? मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। 6ठे नंबर पर आता है कम पानी की आवश्यकता। क्या आता है दोस्तों? कम पानी की आवश्यकता। 7वें नंबर पर आ रहा है दोस्तों कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, प्रोडक्ट की क्या? क्वालिटी। 8वें नंबर पर आ रहा है दोस्तों क्या? मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति। दोस्तों अब हम इन पॉइंट्स का क्या करेंगे? डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? यदि दोस्तों समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, जिससे कि हमको पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। दोस्तों अब सबसे पहले बात करने वाले हैं भूमि की उर्वरकता शक्ति में टिकाऊपन के बारे में। दोस्तों जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिन तकनीकों तथा
खादों का यूज किया जाता है वो न केवल प्लांट्स को या फिर भूमि में पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, साथ ही वो क्या करेंगी दोस्तों, जो भूमि होगी उसकी संरचना को सुधारेगी, भूमि की संरचना को सुधारेगी और जल धारण क्षमता में वृद्धि करेगी। क्या करेगी दोस्तों, भूमि की संरचना को सुधारेगी और जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। इससे क्या होता है दोस्तों, भूमि के स्वास्थ्य और गुणवत्ता में सुधार होता है दोस्तों। इस प्रकार यदि जैविक खेती में जिन कार्बनिक खादों और टेक्निक्स यानी कि तकनीकों का यूज किया जाता है वो दोस्तों पोषक तत्वों के साथ साथ भूमि की और पोषक तत्वों के साथ साथ क्या करेगी दोस्तों, भूमि की जो भौतिक दशा होती है, दशा के भौतिक दशा और जल धारण क्षमता में क्या करती है दोस्तों, वृद्धि करती है, जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है, जिससे मृदा स्वास्थ्य और उसकी सोइल की गुणवत्ता पर क्या होगा दोस्तों, अच्छा प्रभाव पड़ता है या फिर उसमें सुधार होता है। तो वो उसकी उर्वरकता शक्ति जो होगी, फर्टिलिटी, सोइल फर्टिलिटी दोस्तों लंबे समय तक बनी रहती है। दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करते हैं पशुधन में बढ़ोतरी के बारे में। दोस्तों पशुधन में बढ़ोतरी की बात करें तो दोस्तों पशुधन के महत्व के बारे में बढ़ते मशीनीकरण युग या नई जीवन शैली में मशीनों के बढ़ने से क्या हो रहा है दोस्तों, पशुधन में कमी होती जा रही है। दोस्तों पशुधन को जैविक खेती पशुधन के बिना संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैविक खेती में यूज होने वाली जो खादें होती है, मैन्योर्स होती है, वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है दोस्तों, पशुओं से प्राप्त होती है, उन्हीं से ऑर्गेनिक मैन्योर्स प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों उनसे खेती में क्या किया जाता है, अच्छे तरीके से कार्य भी किया जा सकता है। तो दोस्तों बढ़ते मशीनीकरण युग के कारण पशुधन में क्या हो रही है दोस्तों, कमी होती जा रही है, जो कि जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दोस्तों बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों कम से कम 1 एकड़ भूमि के लिए एक या फिर अधिक पशुओं का होना क्या होता है दोस्तों, ज़रूरी होता है। इसके बाद अपन बात करें बाह्य आदानों की लागत में कमी। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, बाह्य आदानों की लागत में कमी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की पद्धति में क्या करता है, अधिकतम जो खादें होती है वो अपने फार्म पर और कीटनाशकों को क्या करता है दोस्तों, अपने फार्म पर ही बना लेता है, जिससे कि मार्केट से आने वाला जो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, उनकी लागत में कमी हो जाती है, उनको फार्म पर ही अपने स्तर पर तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कम पानी की आवश्यकता के बारे में। दोस्तों इसके बाद किसकी बात करते हैं, कम पानी की आवश्यकता। दोस्तों कम पानी की आवश्यकता को बाद में देखते हैं, पहले हमारा आता है वातावरण की शुद्धता ऑर्गेनिक फार्मिंग से। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, हमारा वातावरण शुद्ध बना रहता है, जबकि फर्टिलाइजर्स के उपयोग से क्या होता है दोस्तों, हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, जो कि हमारे लिए धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बहुत ही हानिकारक होता जा रहा है। इसलिए दोस्तों अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना बहुत ही ज़रूरी होता जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, क्योंकि उसमें केमिकल पदार्थ यानी कि रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति नगण्य होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्राप्त किए गए प्रोडक्शन में दोस्तों केमिकल यानी केमिकल पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनकी उपस्थिति नगण्य होती है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कम पानी की आवश्यकता। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग की पद्धति में
अपन ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज करते हैं जिसमें आगे जाके ह्यूमस का निर्माण होता है। और दोस्तों ह्यूमस का निर्माण होने के कारण तथा सॉइल की भौतिक स्थिति सुधर जाने के कारण उसमें कम पानी की अपन को क्या होगी दोस्तों, आवश्यकता होती है। क्या होगी दोस्तों, कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद कृषि उत्पाद की गुणवत्ता। दोस्तों रासायनिक या फर्टिलाइजर्स के द्वारा उत्पादित किए गए पदार्थ से कई गुना बेहतर होता है दोस्तों जैविक यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्राप्त किया गया पदार्थ या प्रोडक्शन। दोस्तों जो फर्टिलाइजर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है उसमें दोस्तों केमिकल यानी कि केमिकल पदार्थ, रासायनिक पदार्थों की अधिकता के कारण दोस्तों मानव के जीवन पर, मानव या फिर सजीवों की समष्टि पर क्या पड़ रहा है दोस्तों, बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्राप्त किए गए प्रोडक्शन से दोस्तों मानव स्वास्थ्य या सजीवों की समष्टि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति। दोस्तों जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज करने से केवल मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी वो पूर्ति कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स केवल 1 या 2 तत्वों की ही पूर्ति कर पाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स में दोस्तों मैक्रो एंड माइक्रो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। सभी पोषक तत्व क्या होते हैं दोस्तों, उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आप सबको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।